चलेगा बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है यूथ क्लास में। जैसा कि कल आपने देखा होगा कि हमारा क्या हुआ था, उत्तराखंड रिवीजन क्लास आई थी और मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि किस तरीके की अपनी अप्रोच रखनी है। तो अप्रोच वही रखे, उसमें कोई भी टर्म्स ऑफ कुछ भी हो तो चेंजेस ना करें, ठीक है। तो इकोनॉमी देखिएगा हमारी चल रही है, बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आ रही होगी। तो लास्ट हमने बेरोजगारी और गरीबी पढ़ी थी, तो आज हम पढ़ रहे हैं राजकोषीय नीति, फिजिकल पॉलिसी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा फिजिकल पॉलिसी, ठीक है। फिजिकल पॉलिसी इसे बोलते हैं। और ये जो है याद रखिएगा, फिजिकल पॉलिसी जो है, फिजिकल पॉलिसी राजकोषीय नीति, इसको वित्त मंत्रालय जारी करता है, ठीक है। वित्त मंत्रालय जारी करता है, मंत्रालय जो है वो जारी करता है। इसके अलावा एक नीति मैंने आपको और बताई थी, मौद्रिक नीति, ये भी याद रखिएगा। फिर से एक बार रिमाइंड कर देता हूँ, मौद्रिक नीति जो जारी करता है वो आरबीआई करता है, दोनों में फर्क है, ठीक है। मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति दोनों में जो है फर्क है। मौद्रिक नीति आपकी कौन लॉन्च करता है बताइएगा? मौद्रिक नीति लॉन्च करता आरबीआई, और देन राजकोषीय नीति लॉन्च करता कौन बताइएगा? वित्त मंत्रालय। देखिएगा दोनों का ही मकसद रहता है मार्केट में मुद्रास्फीति और मुद्रा अस्फीति जैसी कंडीशन से बचना, ठीक है। मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति स्फीति, मनी इन्फ्लेशन और मनी डिफ्लेशन, यानी कि मुद्रा अस्फीति से जो है मार्केट का बचाव करना, दोनों ही नीतियों का मुख्य कार्य रहता है। दूसरा देखिएगा, जब भी आरबीआई मौद्रिक नीति बनाता है और वित्त मंत्रालय जो है राजकोषीय नीति बनाता है, तो जब भी दोनों नीतियां बनती है तो दोनों नीतियों के माध्यम टकराव नहीं होना चाहिए। सारी चीजें बहुत बेसिक है और समझेगा, दोनों के बीच में बिल्कुल जो है टकराव नहीं होना चाहिए। और दोनों का ही मेन मोटिव रहता है कि मार्केट में महंगाई हो रही है, मुद्रास्फीति हो रही है, ठीक है, और मुद्रा अस्फीति हो रही है, यानी कि मंदी की स्थिति आ रही है, उन स्थितियों से निपटना। समझ में आना? थोड़ा हम समझते हैं, उसके बाद आज के टॉपिक में मुद्रास्फीति और मुद्रा अस्फीति भी जानोगे बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक। तो देखिएगा राजकोषीय नीति के माध्यम से सरकार क्या करती है? करारोपण, ठीक है, दूसरा व्यय, तीसरा ऋण, और चौथा हथियार होता है हिनार्थ प्रबंध। हिनार्थ प्रबंध, ठीक है। तो राजकोषीय नीति के माध्यम से सरकार जो होती है किस तरीके से मार्केट को कंट्रोल करती है और किस तरीके से रोजगार में वृद्धि करती है, किसी एक देश को मतलब उसकी आर्थिक स्थिति सुधारती है, तो उसके पास चार हथियार होते हैं, या तो करारोपण के माध्यम से, या व्यय के माध्यम से, या ऋण लेके, या हिनार्थ प्रबंध। तो ये चार हथियार होते हैं राजकोषीय नीति के। और करारोपण में देखिएगा आय व्यय होता है सरकार का, ठीक है। तो ये चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जो राजकोषीय नीति है इसका ही हिस्सा है, याद रखिएगा, राजस्व व्यय, राजस्व बजट, ठीक है, पूंजीगत बजट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो राजस्व बजट और पूंजीगत बजट जो है राजकोषीय नीति के हिस्से, और कौन से वाले पार्ट का? चार पार्ट है ना, करारोपण, ऋण, हिनार्थ प्रबंध। तो ये मुख्यतः करारोपण वाला जो इसका पार्ट है उसका हिस्सा है कौन? राजस्व बजट और पूंजीगत बजट। चूंकि हम आज बजट को भी डिस्कशन करने वाले हैं तो वो भी समझ जाइएगा, ठीक है। तो ये इसी का पार्ट है। तो डेफिनेटली जब राजकोषीय नीति का ही पार्ट है राजस्व बजट और पूंजीगत बजट, तो डेफिनेटली जब भी भारत सरकार को राजस्व घाटा होगा या राजकोषीय घाटा होगा, तो राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटे में बड़ा घाटा कौन सा होगा? याद रखिएगा, राजकोषीय घाटा बड़ा लॉस होगा। क्यों? क्योंकि राजस्व बजट जो है उसका ही पार्ट है। तो राजस्व घाटा जब भी होगा तो सरकार को उतना ज्यादा घाटा नहीं होगा। अगर वहीं आपका राजकोषीय घाटा हो गया तो सरकार को बहुत बड़ा घाटा होगा, क्योंकि राजस्व बजट और पूंजीगत बजट दोनों ही राजकोषीय नीति के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। करारोपण हो गया, व्यय हो गया, ऋण हो गया, हिनार्थ प्रबंध हो गया, इनके माध्यम से सरकार जो है राजकोषीय नीति से मुद्रास्फीति को अस्फीति को तो कंट्रोल करती है। उसके अलावा पूर्ण रोजगार हो गया, अर्थव्यवस्था के विकास में, तीव्र प्रगति में, ये सारे स्टेप उठाती है। और वही मैंने मौद्रिक नीति के माध्यम से कह रखा था, बैंक दर है ना, बैंक दर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, एसएलआर और सीएलआर, इनके माध्यम से जो है आरबीआई क्या करती है? जो मनी इन्फ्लेशन होता है और मनी डिफ्लेशन, यानी कि मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति को कंट्रोल करती है इनके माध्यम से। वही राजकोषीय नीति के माध्यम से सरकार मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति को कैसे कंट्रोल करती है? करारोपण के द्वारा, व्यय के माध्यम से, ऋण के माध्यम से और हिनार्थ प्रबंध के माध्यम से, ठीक है। दो अलग अलग टर्म्स ऑफ कंडीशन है।
ये सारे टर्म्स ऑफ कंडीशन जो है इसके माध्यम से सरकार जो है क्या करती है, मार्केट से, यानी कि मार्केट में मनी का फ्लो ज्यादा करती है और मार्केट में जरूरत से ज्यादा पैसा है तो उसका फ्लो कम करती है। तो राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति का भी मुख्य उद्देश्य है कि महंगाई को कम करना और मंदी की स्थिति से बचना। दोनों के लेकिन टर्म्स ऑफ कंडीशन एक ही है और दोनों की जो पॉलिसी है, जैसे बैंक दर हो गया, करारोपण हो गया, इनका आपस में टकराव नहीं होना चाहिए। दोनों जो है तटस्थ, यानी कि अपने अपने से हिसाब से क्या होनी चाहिए, नीतियां होनी चाहिए सरकार की। आया समझ में? ठीक है, चलिए इतना समझ में आया ना? अब सरकार जो है, याद रखिएगा, सरकार जब भी क्या करती है, टैक्स लगाती है। टैक्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स यानी कि प्रत्यक्ष कर, और एक होता है इनडायरेक्ट कर जिसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर। दो कर होते हैं और इन दोनों में से जो जीएसटी आता है, याद रखिएगा, वो इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष करों में आता है। जीएसटी इस वाले टैक्स में आता है। तो 17 प्रकार के अप्रत्यक्ष करों को जीएसटी में मिलाया गया है। तो डायरेक्ट कर बिल्कुल भी इसको जीएसटी न समझे, जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। और डायरेक्ट टैक्स में जैसे इनकम टैक्स हो गया, ठीक है, इनकम टैक्स हो गया, निगम कर हो गया, ठीक है, संपत्ति कर हो गया, ये सारे कौन से हैं, डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो एक सेंटर का टैक्स है, याद रखिएगा। तो दो प्रकार के से टैक्सेस सिस्टम होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखिएगा, इनको समझने से पहले हम समझते हैं मुद्रास्फीति के माध्यम से जो मनी इन्फ्लेशन और मनी डिफ्लेशन, मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति कैसे कंट्रोल करती है सरकार। मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई, ठीक है, और मुद्रास्फीति का मतलब होता है मंदी, कि भैया यहाँ पे पैसा नहीं है। दो टर्म्स ऑफ अलग अलग है। मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई और मुद्रास्फीति का मतलब होता है मंदी। मुद्रास्फीति क्या होती है, मनी इन्फ्लेशन क्या होता है, याद रखिएगा। ये मुद्रास्फीति जो निर्भर करती है वो मांग यानी कि डिमांड और पूर्ति यानी कि सप्लाई पर निर्भर करती है, ठीक है। डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करती है कौन सी, मुद्रास्फीति। अब समझिएगा मुद्रास्फीति का क्या है। जब भी मार्केट में, याद रखिएगा, मांग जो है बहुत ज्यादा है, मांग बहुत ज्यादा है और पूर्ति बहुत कम है, यानी कि 100 आदमी है, ठीक है, और 100 के 100 आदमियों की डिमांड है कि भाई हमें जो है, याद रखिएगा, हम बुक्स लेते हैं, उत्तराखंड की परीक्षा मानी चाहिए, उत्तराखंड की परीक्षा मानी चाहिए। 100 के 100 जो डिमांड है 100 आदमियों की है, 100 को जो है उत्तराखंड की परीक्षा मानी चाहिए क्योंकि कांस्टेबल का पेपर होना है। लेकिन पूर्ति जो मार्केट में है वो सिर्फ जो है, याद रखिएगा, 8 बुकों की है, सिर्फ 8 बुक परीक्षा मानी की है, परीक्षा मानी की है। अब इसको पता है कि भैया मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है और पूर्ति कम है, ठीक है, डिमांड बहुत ज्यादा है और पूर्ति कम है। इससे पहले जो परीक्षा वाणी का रेट था, याद रखेगा, परीक्षा वाणी का रेट था वो था 230 रुपया। कितना था, 230 रुपया। अब जो मार्केट है, जो सप्लायर है, उसे पता चला कि डिमांड बहुत ज्यादा है और पूर्ति बहुत कम है। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, इसके पास सिर्फ 8 बुकें थी, डिमांड बहुत ज्यादा है, तो इसने क्या कर दिया, जो परीक्षा वाणी का बेस प्राइस था 230 से उसे 280 कर दिया। क्यों, क्योंकि उसके पास डिमांड बहुत ज्यादा है। 8 आदमी तो आ ही जाएंगे भाई, 100 में से कोई नहीं भी आया, तो 8 आदमियों की डिमांड है वो पूरी हो गई। अब देखिएगा, जहां परीक्षा वाणी का पहला बेस प्राइस था 230, अब हो गया 280, तो उसने 230 से 280 में जो है बेची उसको, ठीक है। तो इसका जो बेसिक प्राइस था 230 और बेचा कितने में, 280, यानी कि 230 से 280 में बेचा, तो 50 रुपए का उसको क्या हो गया, प्रॉफिट जो भी बोलते हो। तो एक प्रकार से 50 रुपए उसने जो इंक्रीज करा, यही तो महंगाई हो गई भाई। 230 से कोई चीज 280 में हो गई, वही तो महंगाई है। जैसे आप एलपीजी कहते हो, सरकार सब्सिडी, पहले कहीं 150 रुपया का होता था, अब 1000 रुपये का है। पहले 150 था, अब 1000 हो गया। 150 से 1000 जाना क्या है, मतलब महंगाई होना। क्यों, क्योंकि डिमांड ज्यादा है ना, एलपीजी की डिमांड ज्यादा। आजकल कौन क्या कहते हैं, आपका लकड़ी में, चूल्हे में रोटी बना रहा है भाई, गांव में भी बहुत रेयर कंडीशन में होगा, जो बहुत ही रेयर कंडीशन में होगा
वही इनका उपयोग कर रहा होगा, वरना आजकल गांव घरों में भी आपने देखा होगा कि एलपीजी की गाड़ियां जाती है कि नहीं जाती है। लोग सिलेंडर जो गैस कहते हैं उसका ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो भाई आज से 1990 में लोग लकड़ियों में जंगलों से ज्यादा निर्भर थे, तो उस टाइम पे डिमांड बहुत कम थी। अब वर्तमान में लोग जो है थोड़ा मॉडर्न हो गए हैं, तो वो क्या करने लग गए हैं कि गैस सिलेंडर में ही खाना ले लग गए हैं, चाहे गांव वाले हों। तो डिमांड ज्यादा बढ़ गई तो पूर्ति कम है, डिमांड ज्यादा हो गई तो पूर्ति कम है। ऐसी स्थिति में सरकार ने क्या कर दिया, एलपीजी का जो भी है एलपीजी का रेट बढ़ा दिया। तो पहले 150 था, अब 1000 हो गया। तो बेस प्राइस 150 था, अब 1000 हो गया है। तो डेफिनेटली क्या हो गई, महंगाई होगी। तो याद रखिएगा मुद्रास्फीति में क्या होती है, जब भी मांग ज्यादा होती है और पूर्ति कम होती है, तो ऐसी स्थिति में जो है याद रखिएगा मुद्रास्फीति आती है। और ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं, मार्केट में महंगाई होना। अब समझ गए पहली टर्म्स ऑफ कंडीशन मुद्रास्फीति में, मांग ज्यादा है और पूर्ति कम है। ठीक है, मांग ज्यादा है और पूर्ति कम है। अब मांग ज्यादा कब होगी ये भी तो सोचो। हमने परीक्षा वाणी का लिया, कोई और लगाओ, एप्पल फोन का लगाओ, चलो ठीक है। 100 एप्पल फोन की डिमांड थी और मार्केट में 8 एप्पल फोन है, 8 एप्पल के फोन है, ठीक है, जो लेटेस्ट चल रखा है 14 प्रो, ठीक है, उसका ले लेते हैं। तो 8 था। अब भाई 100 की डिमांड है और सिर्फ पूर्ति आपके पास 8 है। अब बताओ 100 की डिमांड कब होगी। एक हमारा गांव है, वहां पे टोटल 100 लोग रहते हैं। 100 की डिमांड है कि हमें आईफोन चाहिए और पूर्ति जो है 8 की है। 100 लोग जो मेरे गांव में रह रहे हैं वो कब मांग करेंगे आईफोन की, भाई जब उनके पास पैसा होगा। पैसा ही नहीं होगा तो कैसे डिमांड करेंगे, समझ में आया ना। तो मुद्रास्फीति वाली कंडीशन में लोगों के पास पैसा होता है, याद रखेगा पैसा होता है, समझ में ना। जब लोगों के पास पैसा होगा, जब वो एक्सपेंसेस करेंगे तभी तो महंगाई आएगी, ठीक है। तो यहां पे पैसा होता है। पैसा कब होगा लोगों के पास, जब रोजगार होगा। भाई रोजगार ही नहीं होगा तो लोगों के पास पैसा कैसे आएगा, समझ में आया ना। पैसा होगा, देखिएगा मुद्रास्फीति में पहली चीज है पैसा होगा, लोगों के पास पैसा होगा तो डेफिनेटली रोजगार होगा, रोजगार होगा, ठीक है। तो मुद्रास्फीति याद रखिएगा एक हद तक रोजगार को बढ़ावा देती है, समझ में आना। क्वेश्चन आएगा क्या मुद्रास्फीति बेरोजगारी के विपरीत है, बिल्कुल भी नहीं है भाई। मुद्रास्फीति बेरोजगारी के बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, क्योंकि जब रोजगार होगा तभी तो पैसा आएगा। जब भाई पैसा होगा तभी तो डिमांड करोगे आईफोन की। अब रोजगार ही नहीं होगा तो पैसा कहां से आएगा, पैसा ही नहीं आएगा तो डिमांड कैसे करोगे, समझ में आना। तो ये पूरी चेन ऐसे चलती है, याद रखेगा। तो दो चीजें आपको क्लियर होगी मुद्रास्फीति में, एक तो पैसा होगा लोगों के पास, मांग ज्यादा होगी और रोजगार होगा। इसमें एक स्थिति तक आने तक इसमें रोजगार की स्थिति बहुत अच्छी बनती है। एक स्थिति के बाद फिर रोजगार भी कम होने लगते हैं, वो पीक लेवल है। पीक लेवल से तो हर कोई गिरती है, लेकिन मुद्रास्फीति महंगाई जब आती है तो इसमें पैसा और रोजगार होता है एक स्थिति तक, ठीक है। तो यहाँ पे मांग ज्यादा होगी और पूर्ति कम होगी। अब भाई जब मांग ज्यादा होगी, पूर्ति कम होगी, तो लोगों के पास पैसा है, समझ में आना। पहले इसको ही समझ लेते हैं, लोगों के पास पैसा है। अब मुद्दा यह है कि सर महंगाई आ गई है, अब सरकार राजकोषीय नीति के माध्यम से इस महंगाई को कम कैसे करेगी, दैट इज द पॉइंट जो मैं आपको समझाना चाहता था। तो अब हम चल रहे थे कि पहले हम राजकोषीय नीति के माध्यम से जो सरकार के करारोपण व्यय, दो हथियार थे मेनली, ठीक है, व्यय और करारोपण, इन दोनों के माध्यम से कैसे सरकार जो है मुद्रास्फीति पे कंट्रोल करेगी, ये पॉइंट था। अब देखिएगा कैसे करेगी। भाई मार्केट में लोगों के पास पैसा है तो सरकार क्या करेगी, करारोपण, टैक्सेस। पहला, टैक्सेस की दर बढ़ा देगी। भाई पहले याद रखेगा आपकी इनकम 100 रुपए थी, ठीक है, इस पे सरकार ने करारोपण जो है क्या कर रखा था, 1% कर रखा था। तो पहले आप 100 रुपए में सरकार को 1 रुपया देते थे, तो 99 रुपए आपके पास रहते थे। अब सरकार को लगा कि भाई मार्केट में लोगों के पास पैसा है और महंगाई आ रही है, तो सरकार ने जो पहले आप पे इनकम टैक्स 1% लगा रखा था, उसको अब करके कितना कर दिया, 10%। समझ में आया ना। पहले जो सरकार के पास 1% में, याद रखिएगा 1 रुपया आ रहा था, अब उसी टैक्सेस की रेट बढ़ा दी है, 10% कर दी है। अब आपको सरकार को पास देखिएगा 100 में से 10 करो तो 10 रुपया आ गया। अब सरकार के पास जहां पहले 1 रुपया आ रहा था, तो सरकार ने टैक्सेस की रेट बढ़ा दी, 10% कर दिया। अब 1 रुपये की जगह कितना आ रहा है, 10 रुपया आ रहा है। पहले
यानी कि 9 रुपया एक्स्ट्रा आ रहा है। जो 9 रुपया एक्स्ट्रा आ रहा है सरकार वो क्या कर रही है, मार्केट से खींच रही है। भाई जब मार्केट से लोगों पे टैक्सेस की दर बढ़ा दी है तो डेफिनेटली मार्केट से पैसा खींचा जा रहा है। तो एक स्थिति तो ये है कि महंगाई और डिमांड को यहाँ पे कम, मतलब महंगाई को रोका जाए, ठीक है, क्योंकि टैक्सेस की रेट ज्यादा कर दी है तो डेफिनेटली लोगों के जेब में थोड़ा दबाव पड़ेगा, क्योंकि टैक्स का रेट ज्यादा हो गया। पहले 1 रुपया दे रहे थे तो अब 10 दे रहे हो, तो डेफिनेटली सरकार को ज्यादा देना हो रहा है ना। तो याद रखिएगा मुद्रास्फीति वाले मामले में सरकार क्या करेगी, टैक्सों का जो रेट है, जो दर है, उसको बढ़ा देगी। दूसरा, टैक्सों का रेट भी बढ़ा दिया, सब भी बढ़ा दिया, तो उससे भी नहीं हुआ तो सरकार क्या करेगी इस स्थिति में, नए नए कर लगा देगी, नए नए कर लगा सकती है, नए नए कर लगा सकती है। क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन आप घूम जाते हो फिर इकोनॉमी के हिसाब से, समझ में ना। तो बिल्कुल पकड़ के रखिएगा चीजों को, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। एक तो टैक्सेस लगा दिए सरकार ने, 10 रुपया लगा दिया, तो 10 रुपये लगा के भी 10% टैक्स का रेट लगाने के बाद भी मार्केट से पैसा नहीं आ रहा था, समझ में आया ना। 10 रुपया लगाने के बाद भी मार्केट्स में महंगाई बरकरार वैसी की वैसी है। तो अब सरकार ने सोचा क्या करे, तो सरकार ने नए नए टैक्स लगा दे, समझ ना। तो सरकार ने नए नए टैक्स लगा दिए 2-4। तो नए नए टैक्स लगाने के माध्यम से सरकार ने नए नए 5 टैक्स लगाए और 10% एक्स्ट्रा कर दिया। तो अब कितना रुपया सरकार खींचेगी, 20, क्योंकि 10% पहले इनकम टैक्स में था और 10% जो है नए नए टैक्स लगा के कर दिया, तो 20%। पहले 10 रुपया आ रहा था तो नए टैक्सों के माध्यम से 10 रुपया और आ रहा, तो कितना, 20। अब 100 रुपया आपकी इनकम है, 100 में से 20 आप दे रहे हो, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपका महंगाई पे ये 20 रुपया क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ कंडीशन, मुद्रास्फीति जब मार्केट में हो तो ऐसी स्थिति में राजकोषीय नीति में सरकार करारोपण में क्या उपाय करेगी, पहला टैक्स का रेट बढ़ाएगी, समझ में आना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा क्या करेगी, नए नए टैक्सेस को बढ़ाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, जितना शेयर करो उतना मर्जी कराओ, जिसको दिखाना है उसको दिखाओ, लेकिन कंसेप्ट जिसका क्लियर नहीं हुआ ना, मैं यही हूं, आप भी यही हो, कंसेप्ट क्लियर करके जाइएगा, यहां से एक क्वेश्चन बनता है, याद रखेगा, समझ में आना। जो नंबर आपको इंक्रीज कर सकता है औरों के सामने वो ये। अब दूसरा हथियार है मुद्रास्फीति में व्यय का, एक्सपेंसेस का, व्यय का। अब क्वेश्चन है, करारोपण को तो सरकार बढ़ाएगी, व्यय को क्या करेगी। भाई सरकार, याद रखिएगा, सरकार का व्यय है, सरकार जब मार्केट में व्यय एक्सपेंसेस करेगी, तो अगर सरकार देखो नए रोड प्रोजेक्ट, रेलवे प्रोजेक्ट, समझ में आया ना, रेलवे प्रोजेक्ट, संचार, इनमें सरकार ने इस बार जो है 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, इन सब में 100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बनाया। तो भाई 100 करोड़ का कोई ना कोई ठेकेदार तो उसका ठेका लेगा ना, उसको तो पैसा मिल ही रहा है, क्योंकि सरकार व्यय कर रही है, सरकार एक्सपेंसेस कर रही है। अदर बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं किसी योजना में, किसी भी चीज में, सब चीज में, ठीक है। अब सरकार क्या करेगी बताओ, क्योंकि व्यय करेगी तो मार्केट में पैसा जाएगा। भैया सरकार व्यय कर रही है, सरकारी ठेका है, तो सरकारी ठेका पैसा मिल रहा है तो ब्रिज बन रहा है, समझना, मार्केट में तो पैसा सरकार आ रही है ना, ठेकेदार को मिल रहा है, ठेकेदार क्या करेगा, लोगों को रोजगार देगा। मिल रहा है कि नहीं, मुद्रास्फीति में रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा, फिर ठेकेदार को भी पैसा मिलेगा, जिनको रोजगार दे रहा है उनको भी पैसा मिला, पैसा तो आ ही रहा है ना मार्केट में। तो जो रोजगार करेगा बेचारा वो इसलिए थोड़ी करेगा कि उसलिए, वो अपनी दिनचर्या चलाने के लिए करेगा, लेकिन उसके पास तो पैसा आ ही रहा है। ठेकेदार जो है वो प्रॉफिट के लिए जैसे भी करेगा, पैसा तो उसके पास आ रहा है, क्योंकि सरकार व्यय कर रही है। तो मुद्रास्फीति है, तो ऐसी स्थिति में सरकार क्या करेगी बताओ, ऐसी स्थिति में सरकार अपने व्यय को कम करेगी। भाई समझ में ना, क्यों नए कम करेगी, पहले 100 करोड़ था तो इसको कितना कर देगी, 20 करोड़ का प्रोजेक्ट कर देगी, सीधे 80 करोड़ कम कर दे। तो 80 करोड़ कम कर दे तो क्या होगा, ये 80 करोड़ अब 100 करोड़ की जगह 20 करोड़ जा रहा, 80 करोड़ सरकार एक्सपेंसेस नहीं कर रही है, तो 80 करोड़ मार्केट में नहीं जाएगा, तो डेफिनेटली महंगाई में कहीं ना कहीं कंट्रोल होगा कि नहीं होगा, समझ में आना। तो याद रखिएगा मुद्रास्फीति में क्या होगा, करारोपण की दर बढ़ेगी, समझ में ना, करारोपण का दर बढ़ाएगी सरकार मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए, और व्यय को क्या करेगी सरकार, कम करेगी। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, फिर आप कंफ्यूजन होते हो, क्लियर कर लो, आज के बाद कभी भी कंफ्यूज मत होना। तो मुद्रास्फीति का समझ में आया ना, कर और व्यय के हिसाब से। अब टर्म्स ऑफ कंडीशन दूसरा दिखेगा, मुद्रास्फीति क्या होती है, मुद्रास्फीति क्या होती है, मुद्रास्फीति क्या होती है, मुद्रास्फीति क्या होती है, मुद्रास्फीति के सेम अपोजिशन में होती है, इसमें मंदी आती है, याद रखिएगा। इसमें क्या होगा, मांग और पूर्ति, यानी डिमांड और सप्लाई की बात करते हैं, याद रखिएगा। इसमें मांग कम होती है, याद रखिएगा, इसमें मांग कम होती है मुद्रास्फीति में, और इसमें पूर्ति अधिक होती है,
मांग कम है और पूर्ति अधिक है। भाई मांग कम कब होगी? जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा। पैसा कब नहीं होगा? जब लोगों के पास रोजगार नहीं होगा। चीजें जुड़ रही है ना एक दूसरे से, दोनों को पकड़ के रखेगा। इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है और सीधे जोड़ रहा हूं कि किस तरीके से राजकोषीय नीति के माध्यम से इन चीजों को सरकार कम करेगी, कैसे इंप्लीमेंट भी बता रहा हूं, कैसे इंप्लीमेंट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा, बिल्कुल भी मत छोड़ना। तो इसमें क्या होगी? डिमांड कम होगी और पूर्ति यानी कि सप्लाई बहुत अधिक होगी। दूसरा, इसमें रोजगार की स्थिति जो होगी क्या होगी? दयनीय होगी। भाई जब रोजगार ही नहीं होगा तभी तो पैसा नहीं होगा, ठीक है। मांग बहुत कम होगी और पूर्ति बहुत ज्यादा होगी, तो ठीक है। इस स्थिति में क्या होगा? मांग बहुत कम है, रोजगार कम है, पूर्ति अधिक है। भाई पूर्ति अधिक है, आपके पास 100 सपोज करो एप्पल के फोन है, ठीक है, और डिमांड जो है 8 की है, तो बचे कितने? 92। ये कहां डालोगे? तो जिसने पैसा लगाया होगा, जिस शॉपकीपर ने उस 92 एप्पल में, वो तो डूबेगा ही ना, उसने तो पैसा लगाया ही है। तो समझ में ना, यहाँ पे दोहरी हानि हो रही है। जिसके पास पूर्ति ज्यादा है उसको भी तो हानि होगी, खरीदेगा कौन? डिमांड ही नहीं है, आपने तो पैसा इन्वेस्ट कर ही रखा है ना। तो मुद्रास्फीति जो है बहुत खतरनाक स्थिति है, ये धीरे धीरे मंदी में तब्दील होती है, ठीक है। मार्केट में पैसा ही नहीं है, रोजगार नहीं है, समझ में ना। ये अब सरकार मौद्रिक नीति के माध्यम से क्या करेगी? सॉरी, मौद्रिक बार बार आ रहा है। राजकोषीय नीति के माध्यम से क्या करेगी? राजकोषीय नीति के माध्यम से सरकार क्या करेगी इसको कंट्रोल करने के लिए? राजकोषीय नीति के माध्यम से पहला करारोपण होगा, करारोपण होगा, करारोपण होगा, ठीक है, करारोपण। तो मार्केट में पैसा ही नहीं है, रोजगार नहीं है, तो क्या होगा ऐसी की स्थिति में? सरकार पैसा अब जो है मार्केट में डालना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में सरकार कर का जो रेट होगा उसको कम करेगी, याद रखेगा। मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए सरकार कर की जो दर होगी, कर का जो रेट होगा उसको कम कर देगी, ठीक है। कर का रेट कम कर देगी, याद रखेगा। कर का रेट क्या कर देगी? कम कर देगी। दूसरा, जो व्यय है, और दूसरा क्या, नए नए टैक्स नहीं लगाएगी, और इवन जो टैक्स लगाए हैं उनका भी रेट कम करेगी। क्यों? क्योंकि भाई जब आप देखिएगा, सरकार अभी 20% टैक्स ले रही है 100 रुपए में, ठीक है, तो आप 20 रुपया दे रहे हो। अब सरकार को पता है कि मुद्रास्फीति है, रोजगार कम है, डिमांड कम है, तो इसको करके 2% कर दिया। 2%, 2 रुपए दोगे। अब जहां पहले 20 दे रहे थे, अब आप 2 रुपए दोगे, तो 18 रुपए आपके पास बच रहे। तो 18 रुपए आपके पास बच रहे, सरकार की झोली में नहीं जा रहे, तो इससे आप डिमांड ही तो करोगे, इससे मार्केट में ही तो पैसा आएगा, ठीक है। तो याद रखेगा, तो कर का रेट जो है कम करती है और नए नए कर जो है कम लगाती है। अब व्यय का क्या है काम? जब मुद्रास्फीति होती है, मंदी की स्थिति होती है, पैसा है ही नहीं, तो सरकार अब जो है व्यय को बढ़ाएगी अपना। क्यों? क्योंकि भाई व्यय को बढ़ाएगी, देखो सरकार व्यय को बढ़ाएगी तो सरकारी काम आएगा, तो लोगों को रोजगार ज्यादा मिलेगा ना। जैसे मनरेगा हो गया, नए नए रेलवे प्रोजेक्ट हो गए, नए नए हवाई प्रोजेक्ट हो गए। जब सरकार उन पे ज्यादा एक्सपेंसेस करेगी तो लोगों के पास रोजगार आएंगे। भाई जब लोगों के पास रोजगार आएगा तो तभी तो लोगों के पास पैसा आएगा, तभी तो लोग डिमांड करेंगे ना। समझ में आया ना। तो याद रखिएगा, यहां पे सरकार व्यय का जो रेट, व्यय जो होता है उसको ज्यादा करती है मुद्रास्फीति में, जिससे क्या हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा तो डेफिनेटली वो डिमांड क्या करेंगे, उत्पन्न करेंगे, यानी कि डिमांड क्रिएट करेंगे कि भाई मुझे डिमांड है क्योंकि अब मेरी जेब में पैसा है। ऐसा कब? जब सरकार व्यय को बढ़ाएगी, तो इससे क्या होगा, लोगों के पास डिमांड आएगी और फिर से क्या हो जाएगा कि मार्केट एक संतुलित स्थिति में आ जाएगी। तो राजकोषीय नीति के माध्यम से इस प्रकार से सरकार मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति को क्या करती है? कंट्रोल करती है। हुआ ना क्लियर? क्लियर होना चाहिए, देखिएगा टॉपिक, ठीक है। चाहे कम दिन आते लेकिन जो भी आते उनको ये मान के चलेगा कि भैया ये जो पॉइंट मैं आपको इकोनॉमी में पढ़ा रहा हूं ये आपको अप करेंगे ना कि डाउन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इतना समझ में आया ना? ठीक है। अब देखिएगा, चलिएगा हम बजट की ओर चलते हैं। तो पहले हमने राजकोषीय नीति देखी, अब देखिएगा बजट की बात करते हैं। तो बजट की बात कर लेते हैं हम पहले, ठीक है। बजट सबसे पहले, राजकोषीय नीति समझ में आना, राजकोषीय नीति का ही हिस्सा है बजट, याद रखिएगा, ठीक है। बजट जो है आर्टिकल 112 में है, आपके संविधान के आर्टिकल 112 में है। आर्टिकल 112 में आपको बजट नाम से नहीं मिलेगा, वहां पे उल्लेख है वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण नाम से उसका उल्लेख है, विवरण नाम से उसका उल्लेख है, ठीक है। बजट भारत सरकार का जो वित्तीय वर्ष होता है, याद रखेगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत सरकार का वित्तीय वर्ष होता है, भारत सरकार का, ठीक है। वहीं आरबीआई की बात करोगे तो आरबीआई का वित्तीय वर्ष होता है 1 जुलाई से
30 जून तक। ये बड़ा कंफ्यूज वाला है, कई बार एक बार मैं क्वेश्चन गलत कर चुका हूँ। तो आरबीआई का वित्तीय वर्ष आपसे पूछेगा तो 1 जुलाई से 30 जून, और भारत सरकार का वित्तीय वर्ष पूछेगा तो 1 अप्रैल से 31 मार्च। हाल ही में पूछेगा किस राज्य ने अपना वित्तीय वर्ष बदला है, तो एमपी एकमात्र ऐसी गवर्नमेंट राज्य सरकार है जिसने अपना वित्तीय वर्ष बदल दिया है। एमपी ने 1 जनवरी से 31 दिसंबर जो है अपना वित्तीय वर्ष कर दिया है। तो ये 3 वित्तीय वर्ष चलते हैं। राज्यों की बात करें तो एमपी ने बदला है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर करा है। आरबीआई की बात करें तो उसका वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून चलता है। भारत सरकार के वित्तीय वर्ष की बात करें तो 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है। हर साल भारत सरकार 1 अप्रैल से 31 मार्च का ही जो है एनालाइज करती है और उस हिसाब से बजट पेश करती है और उसी हिसाब से आय और व्यय का क्या करती है बताइएगा, एनालाइज करती है। समझ में? तो आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण करके है। पहले बजट के फैक्ट से पहले हम बजट देख लेते हैं कि बजट कितने प्रकार के होते हैं फटाफट, ठीक है। पहला, वैसे तो बहुत सारे हैं, पहले आपसे आएगा संतुलित बजट। संतुलित बजट, तो संतुलित बजट क्या होता है, जिसमें सरकार की आय और व्यय दोनों बराबर हो तो इसे बोलते हैं संतुलित बजट। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसे बोलते हैं संतुलित बजट। दूसरा है अधिक की बजट, इसे बोलते हैं सरप्लस बजट, ठीक है। इसे अधिक की बजट या सरप्लस बजट बोला जाता है। इस स्थिति में क्या हो गया, जब सरकार की आय अधिक होगी, प्लस में होगी, और सरकार का व्यय कम होगा तो उसे बोलते हैं अधिक की बजट। कई बार पूछा जाता है सरप्लस बजट में क्या होता है, सरकार की आय अधिक होती है और व्यय जो है कम होता है। एक होता है घाटे का बजट, घाटे का बजट, ठीक है, इतना आ गया ना, घाटे का बजट। अब मुद्दा है कि सरकार घाटे का बजट क्या है। घाटे का बजट वो होता है जब सरकार की आय कम होती है और सरकार का व्यय ज्यादा होता है। इनकम जो है, याद रखिएगा, वो ज्यादा होती है और व्यय कम होता है, सॉरी, इनकम कम होती है और व्यय ज्यादा होता है, तो उसे बोलते हैं घाटे का बजट। समझ में ना? तो इसे बोला जाता है घाटे का बजट। तो भारत में यही बजट चलता है क्योंकि भारत सरकार की आय कम होती है, हर बार जो है व्यय ज्यादा होता है। अब समझिएगा, इस घाटे के बजट से क्वेश्चन आता है जो राजकोषीय नीति का हिस्सा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। घाटे का बजट हो गया है यानी कि सरकार की आय कम हो गई है और सरकार का व्यय ज्यादा हो गया है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा सर, अब सरकार की जब आय कम होती है, व्यय ज्यादा होता है, तो ऐसी स्थिति में जो सरकार होती है अपने घाटे को पूरा करने के लिए, क्योंकि घाटा तो हो ही गया है, आय कम है और व्यय ज्यादा है, तो सरकार ऐसी स्थिति में जो इसका बजटी घाटा होता है, तो जब बजटी घाटे को पूरा करना होता है, सरकार ने जब बजटी घाटे को पूरा करना होता है, तो उस घाटे की बजट के लिए सरकार आरबीआई को या तो नए नोट छापने के लिए बोलती है। समझ, क्योंकि भैया आय कम हो गई हमारी, व्यय ज्यादा हो गया है, तो कुछ ना कुछ तो करना है, सरकार तो घाटे में है। तो जब सरकार का बजट घाटे में होता है तो ऐसी स्थिति में सरकार अपने बजटी घाटे को पूरा करने के लिए क्या करती है, आरबीआई से नए नोट छापने के लिए बोलती है, नए नोट छापने के लिए बोलती है। और इन नए नोट छापने से सरकार अपने घाटे को की क्या करती है, भरपाई करती है, और इस टर्म्स ऑफ कंडीशन को बोला जाता है हीनार्थ प्रबंध। समझ में ना? जब भी सरकार अपने बजटी घाटे को पूरा करने के लिए नए नोट जो है निर्गमन करती है या इश्यू करती है, या आरबीआई को कहती है कि भैया नए नोट छापो, तो उस स्थिति को बोला जाता है, क्या बताइएगा, हीनार्थ प्रबंध। समझ में ना? तो इसे हीनार्थ प्रबंध बोला जाता है। आया समझ में? ठीक है, तो इसे बोला जाता है, याद रखिएगा, हीनार्थ प्रबंध। तो ये पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, क्लास तो चल ही रही है, थोड़ा मैं आपको भी बता दूं क्योंकि मेरा काम भी है अभी, ठीक है, इसके बाद काफ़ी काम करना मुझे। तो मैं आपको बता दूं, आपको मैंने कल कुछ गाइडलाइन दी थी कि किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन करना है। देखिएगा, प्रिपरेशन जो है बिल्कुल सीरियस तरीके से करें, और जिस तरीके से मैंने कह रखा है, जितना जीएस आपने पढ़ रखा है, क्योंकि यहाँ से भी तो मैं कवर करने की कोशिश करूंगा जितने मेरे कहने हो जाए, है ना, जो भी आ रहा है। इसके अलावा जो आपने पढ़ रखा है, लूसेंट आपने कर रखी है, तो इसके अलावा आप सोच रहे हो कि यार इकोनॉमी की रमेश चंद्रा ले लूं या रमेश सिंह ले लूं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं लेनी। आपने क्या करना है, मैं यही सजेशन दूंगा कि इकोनॉमी की आप घटना चक्र पूर्वावलोकन ले, जितना जीएस का कंटेंट आपने इकोनॉमी का कर रखा है उसे रिवीजन करें, और घटना चक्र को भी एक बार बढ़िया से देख ले, उसका भी रिवीजन कर ले एग्जाम तक।
हर सब्जेक्ट के साथ जीएस के साथ ये करें। आपने ज्योग्राफी जितना पढ़ लिया, जो आपने नोट्स बना लें। आपको लगता है कि मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है, कुछ बहुत एफर्ट लगाइएगा। लेकिन आप सोच रहे हो कि हम माजिद हुसैन पढ़े, तो वो फिर बेवकूफ़ी है इस बीच में, क्योंकि आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो आपको ऐसी स्थिति में एक बूस्टर डोज की जरूरत होती है, और वो बूस्टर डोज यही है कि जितने आपने नोट्स बना लिए हैं उसका रिवीजन करो, जो आपने बुक हाईलाइट कर रखी है उसको जो है क्या करो, रिवीजन करो। और नए एक बुक सिर्फ अगर आपके पास घटना चक्र पूर्वालोकन नहीं है ज्योग्राफी की, तो उसको ऐड करो और उसका रिवीजन करो, मस्ट है ये। तो ये चीज जरूर करें, और यही चीज जो है प्रिडिक्शन लगती है, और ये जरूर करें, ठीक है। हिंदी व्याकरण में बार बार मात खा रहे हो, जहां कर रहे हो मैसेज करो कि सर ये है। बाकी मैंने प्लेलिस्ट तो 2 बनाई रखी है। अगर आपको हिंदी में कहीं दिक्कत आ रही है तो हिंदी का मैं कोई टेंशन नहीं, एक क्लास ला सकता हूँ, लेकिन वही लाऊंगा जहां जहां पे जिस टॉपिक पे आपको दिक्कत हो रही है। हालांकि हिंदी का भी रिवीजन करवाऊंगा, टेंशन ना ले, फुल हिंदी रिवीजन होगी, उसकी दिक्कत ना ले। पूरा व्याकरण रिवीजन होगा A to Z जो भी है, उसकी भी टेंशन ना ले। उत्तराखंड भी रिवीजन करवाऊंगा, अभी करंट भी करवानी है। करंट तो मैंने कभी करवाई नहीं है अपने चैनल पे, तो अभी करंट भी करवाऊंगा इस बार। क्यों? क्योंकि इस बार यूकेपीएससी करवा रहा है, इसलिए जरूरी है। क्योंकि यूकेपीएससी के नजरिए से तो मैंने कभी करंट करवाई नहीं, क्योंकि वो बहुत कम करंट पूछता था, इंडियन करंट। इसी नजरिए से मैंने सोचा कि भाई करंट की वजह से आपका कुछ रिविजन हो जाए या कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस आ जाए। तो बिल्कुल इंजॉय से पढ़ें। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको इंजॉय करें, ठीक है। तो कल मैं इसको पूरा ही करवा दूंगा, इसको भी कंटिन्यू कर दूंगा। जितना भी पढ़ाया है उसको बिल्कुल दिमाग में, बिल्कुल क्या करें, दिमाग में बैठा के चले कि मुझे इस तरीके से करना है, ठीक है। और मैंने आपको बता रखा है, देखिएगा जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें, चाहे वो लूसेंट ऑब्जेक्टिव हो, हिंदी की कोई ऑब्जेक्टिव ले लो, चाहे कोई। यार मैं सजेशन क्या दूं, जहां पे आपको लगे कि सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसको खरीद लो। मार्केट में 15 मिनट लगाओ बुक छांटने में, बुक सेलर कुछ नहीं कहता है। बुक सेलर्स को कह दो कि सर मैं अपने डिमांड के हिसाब से बुक देख रहा हूँ, देख सकता हूँ क्या, पहले ही पूछ लो। 15 मिनट लगा लो, आप सिलेबस ले जाओ, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग वहां पे है तो उसे परचेज कर लो और उसमें प्रैक्टिस करो, चाहे कोई भी हो, चाहे जीएस हो, उत्तराखंड हो, हिंदी, ठीक है। करंट अफेयर पूछेगा ही पूछेगा 5-6 नंबर का, तो करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर दे। मैंने कल भी कहा, जो बच्चे नहीं पढ़ना शुरू कर रहे, पढ़ना शुरू कर दो। उसके लिए आप कंफ्यूज ना हो कि मैं करंट अफेयर कैसे करूं। करंट अफेयर का आपको सबसे अच्छा कंटेंट मिल जाएगा यूट्यूब में, चाहे किसी और का मिलेगा नहीं मिलेगा। चाहे आप घटना चक्र से देख लो, चाहे किससे भी देख लो। पिछले 6 मंथ की तो मस्ट आपको करंट अफेयर करनी है, हो सके तो 2 महीने और बढ़ा दो, 8 महीने तक की करंट अफेयर करनी है, उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आया समझ में? और कई बार कंप्यूटर भी इसका एक हिस्सा रहा है, यूकेपीएससी पूछता है। तो मैंने आज तक देखा कि कंप्यूटर के ये ज़्यादातर परीक्षा मंथन से पूछता है। परीक्षा मंथन बुक पढ़ सकते हो, तो उसकी लैंग्वेज भी अच्छी है, तो कंप्यूटर के लिए पढ़ लो उसे, वो रिपीट मोड में है तो उसको कर लो, है ना। इससे ज़्यादा क्या होगा। और भाई और अपना सीरियस रहो, है ना, फोकस करो, और इधर उधर ध्यान जो है भटक रहा है तो उसे कम करो, और अपने आप पे फोकस ज़्यादा करो, तो सिलेक्शन हो जाएगा। इससे बड़ी चाबी और कुछ होती नहीं है, ठीक है। या आप सोच रहे हो कि कुछ और, तो वो फिर इम्पॉसिबल है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। सिलेक्शन की एक ही जो है चाबी है, वो है मेहनत, ठीक है। जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतनी जल्दी आपकी जो सफलता की है वो चाबी खुलती रहेगी। जितना मेहनत कम करोगे उतनी ज़्यादा चाबी सफलता से जो है दूर होते रहेगी, सफलता के ताले से। तो मेहनत करें, फोकस रहें, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पे फोकस करें, खासकर रिवीजन लगा दे, क्योंकि रिवीजन ही एक ऐसा है जो पिछले आपने 2 साल से पढ़ रखा है, उसको तो बिल्कुल ना छोड़े। क्योंकि 2 साल लगे आपके कंटेंट तैयार करने में आपका, है ना। और 2 साल कंटेंट तैयार करने में लगा है तो भाई रिवीजन भी बनता है ना उसका। 2 साल दिए आपने, कोई छोटा मोटा थोड़ी है। 2 साल सेक्रीफाइस कर रखे हैं ना, त्योहार ना कुछ देख रखा है, और लास्ट टाइम पे आप कुछ नया पढ़ने बैठ जाते हो। तो भाई जहां 2 साल से लगे थे उसमें भरोसा हट के आप 4 दिन नया पढ़ोगे तो सिलेक्शन कहां से होना है फिर बताओ। तो जो 2 साल से तैयारी कर रखी है तो उस पर भरोसा रखो, उसका रिवीजन मस्ट करो। चाहे कुछ भी कर रखा हो आपने, डजंट मैटर, चाहे कुछ भी कर रखा हो, मैं यही कह रहा हूँ, चाहे कुछ भी कर रखा हो, डजंट मैटर। जो 2 साल, 1.5 साल, 1 साल से जो आपने अपने लिए कंटेंट बना रखा है उस पर भरोसा रखो, वही सिलेक्शन देगा, उसका रिवीजन करो। क्योंकि नया पढ़ने बैठोगे तो कितने दिन में क्या कर लोगे बताओ, कितना करोगे। 45-44 दिन कांस्टेबल के वाले हैं, कर भी लोगे, करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मस्ट ऑफ जो आपने मेहनत की है पिछले 6 महीने से, 1 साल से, उसका रिवीजन ना छोड़े, उसको कंटेस्ट कर ले,
वो मस्ट है, वही आपका विनिंग पॉइंट है, वही विनिंग जॉनर है। ठीक है ना? ठीक, चलेगा। सभी लोगों को शुभ रात्रि और मिलते हैं, ठीक है, कल।